जी हेलो दोस्तों, मेरे साथ हैं शकील चौथ साहब। चौथ साहब, ऑलवेज प्लेयर टू हैव यू ऑन शो और लिसन योर एनालिसिस, कमेंट्री, पर्सपेक्टिव्स। सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, Chima sir. Thank you for having me. वेलकम सर। चौथ साहब, इंडिया ने कहा है कि जी पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन क्यों करा रहा है। उन्होंने कहा जी हमने तो बंगला वो उसके साथ प्रोटेस्ट कर दिया पाकिस्तान के साथ कि ये गिलगित बल्तिस्तान असेंबली कहाँ से बीच में आ गई। अच्छा, एक तरफ वो कहते हैं ये हमारा इंटरनल मसला है, यानी कि आपको लगता है कि इंडिया के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स इस हद तक चले गए हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को कहते हैं हमारा इंटरनल मसला है। अच्छा, मजे की बात ये भी है चौर साहब, वो तो कश्मीर में 5-5 साल इलेक्शन नहीं कराते, इंडियन सुप्रीम कोर्ट कहती है इलेक्शन कराओ, तो उनको मजबूरन इलेक्शन करवाना पड़ता है। पाकिस्तान रूटीन में वहां पे इलेक्शन करवा रहा है तो वो कह रहे हैं इलेक्शन क्यों करवाते हो। आपको नहीं लगता दिस इज वेरी स्ट्रेंज? चीमा साहब, मेरा ख्याल है इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। जो रूटीन है कि इंडिया के कश्मीर में जब इलेक्शन होते हैं तो हमारी तरफ से इस तरह का इतराज़ जाता है, यहाँ हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं तो हमारी तरफ से इस तरह का इतराज़ जाता है। सो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इसकी है इतनी ज़्यादा। तो उससे ज़्यादा शायद अहमियत इस बात की है कि हमारे यहाँ जो अपोजिशन है, पीटीआई वाले, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन फेयर और फ्री नहीं है ये, और जो गवर्नमेंट में है पार्टीज उन्हीं को सपोर्ट किया जा रहा है स्टेट की तरफ से। पीटीआई जो पीएमएलएन है या पीपल्स पार्टी है, वही मैदान में नज़र आ रही हैं। तो इस तरह के जो मसले मसाइल हैं, वो मेरे ख्याल है बड़े बड़े अरसे से ये तो चलता आ रहा है इंडिया पाकिस्तान का। नहीं चौट साहब, वो बातें चले आने नहीं है, पाकिस्तान की एक टेरिटरी है, उसके बारे में ये कहना कि जनाब आप क्यों कर रहे हैं इलेक्शन वहां पे, मतलब इस बात को चौट साहब आप क्या वैल्यू देते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कश्मीरियों से हक छीनती है वोट का और सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है, और पाकिस्तान के यहाँ पाकिस्तान टाइम पे वोट करा रहा है, कहता है क्यों वोट करा रहे हैं। इसको एंगल को आप कैसे देखते हैं? आपको याद है ना कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स किया था गवर्नमेंट को कि इलेक्शन कराओ वहां पे। चले, वो तो अच्छी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स किया, लेकिन आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की टेरिटरी है। तो कहाँ पे पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये हमारी टेरिटरी है? पाकिस्तान के आइन में क्या कहीं ये कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान की टेरिटरी है? तो हमारे यहाँ तो आज तक ये कंफ्यूजन है कि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा है कि नहीं है। वहाँ की जो है कश्मीर की जो कोर्ट्स हैं, वो ये कहती हैं जी गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा है। और एक एग्रीमेंट हुआ था, आपको पता है, कराची एग्रीमेंट जिसको कहते हैं, ऑफ अप्रैल 1949, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दस्तखत किए थे मुश्ताक गुरमानी साहब ने, जो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो थे। और एजेके की तरफ से उस पर दस्तखत किए थे सरदार इब्राहिम ने और चौधरी गुलाम अब्बास ने। और इस एग्रीमेंट को आपको पता सीक्रेट रखा गया। कहीं 90s में जाके 1990s में पता चला जी इस तरह का भी एक एग्रीमेंट हुआ था। तो उसकी क्या हैसियत है आज तक हमें तो क्लियर ही नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान इज इट पार्ट ऑफ पाकिस्तान और इज इट अ सेपरेट टेरिटरी, उसका स्टेटस क्या है। वहां के लोग तो कहते हैं सरजमीन बे आइन, कि आइन ही नहीं है उसका तो कुछ भी। तो ये जो मसले ये मसाइल हैं, इनको मेरा ख्याल है हमें खुद अपने जहन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्या क्या अरेंजमेंट है, ये गिलगित बल्तिस्तान से हमारा स्टेटस क्या है। मैं चौट साहब आपसे इस बात से तो 100% एग्री करता हूँ। आपको पता है मैं आपसे एग्री बड़ा कम करता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हकूक मिलने चाहिए, उनको नेशनल असेंबली में आना चाहिए, उनके सेनेटर आने चाहिए, वो नहीं आ रहे, और इन्होंने एक इंतज़ामी ढांचा वहाँ पे बनाया, लेकिन उसमें भी कोई उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वो पावर्स नहीं है उनको। मैं 100% आपके साथ हूँ। मैं नहीं समझता कि जिस अंदाज से इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को चलाया है, ऐसे चलाना चाहिए, और उसकी बड़ी रिजेंटमेंट आ रही है चौर साहब। आपसे, आपको पता है, कम ही एग्री किया करता हूं मैं, लेकिन इस बात पे मैं एग्री करता हूं। लेकिन चौर साहब, आपने मेरी जो सेंट्रल सवाल मैंने पिक किया था ना, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਇੰਜ करके गुगली करके खा जाते हो कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इंडिया के पास, वो जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं,
आप पता नहीं उसे इंडियन ऑक्युपाइड कहेंगे या इंडियन हेल्ड कहेंगे या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कहेंगे, मुझे नहीं पता। वैसे चौधरी साहब आप उसे क्या कहेंगे? इंडियन ऑक्युपाइड कहेंगे, इंडियन हेल्ड कहेंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी कहेंगे, जो कश्मीर इंडिया के पास है, जहां जिसका कैपिटल श्रीनगर है। चलिए आप क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, फिर मैं इस पे सवालों ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ रहा है सवाल है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। what do you consider it? Indian held, Indian administrated, Indian occupied? ये देखिए चीमा साहब, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसको इंडियन मीडिया कहता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड। इसी तरह से जो इंडिया के पास कश्मीर है उसको पाकिस्तानी मीडिया कहता है इंडियन ऑक्यूपाइड। तो उसमें मेरा ख्याल है इंटरनेशनल मीडिया जो है वो न्यूट्रल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। आप क्या तो कहते हैं? लेट्स स्टिक टू दैट, यस लेट्स स्टिक टू दैट। Which जो पाकिस्तान कहता है? पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। यानी कि आप पाकिस्तान का जो वर्जन है वो उसको नहीं मानते, आप कहते हैं कि जो इंटरनेशनल मीडिया का वर्जन है वो ठीक है, कि ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड एंड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड मेरे कश्मीर। ख्याल में बेहतर है कि एज एकेडमिक्स वी यूज न्यूट्रल टर्मिनोलॉजी rather than becoming a party to this phraseology। नहीं, दिस इज नॉमेनक्लेचर्स ना, ये नॉमेनक्लेचर हैं, तो मतलब एज एन एकेडमिक भी तो बायस्ड हो सकते हैं, एकेडमिक भी तो हक पे खड़े हो सकते हैं, एकेडमिक की भी तो अपनी एक वो होती है ना, एकेडमिक का जरूरी तो नहीं है दुआ करानो खुश रखना। बहरहाल चले चोट साहब, मेरा तो जारी बात है सवाल डिफरेंट था कि भाई इंडिया को हम तो इलेक्शन करवाते हैं, वो इलेक्शन नहीं करवाते, और उसकी इलेक्शन ना, बड़ी जमहूरियत इंडिया है, उनको चाहिए थे कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराए, वो जो डर था उनका मौजूद था कि ऐसा इलेक्शन हार जाना है, ठीक है, और वो वहां पे चलो अब्दुल्ला और वो सारे क्या नाम है वो बन गए चीफ मिनिस्टर। तो चोर साहब ये उनकी वो है ये, और ये रहेगा। तो इंडिया को पाकिस्तान से सीखना नहीं चाहिए ये चीज के इलेक्शन करवाएं उस टेरिटरी पे जहां पे वो वो नहीं करवा रहे और हम करवा रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि क्यों लोगों को एम्पावर कर रहे हो वहां पे। ये एटलीस्ट उनको तो ये बात नहीं करनी चाहिए, हम तो एम्पावर कर रहे हैं, वो कश्मीरियों को एम्पावर थोड़े ही करते हैं। जी मतलब वहां पे तो इलेक्शन हुए हैं, रिसेंटली हुए हैं, और टर्नआउट भी अच्छा था वहां पे। लोकल उसके भी हुए हैं, असेंबली के लोकल जो कश्मीर की जो स्टेट असेंबली है उसके भी हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर रादर। और फेडरल जो इलेक्शन थे यूनियन टेरिटरी के, यूनियन के, वो उसमें भी हुए हैं पार्लियामेंट के। तो वो तो मेरे ख्याल में अच्छा टर्नआउट था उसमें। और अच्छा, मुझे जो है ये गिलगित बल्तिस्तान की जो आपने बात की, तो गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें एक मेजर ब्राउन थे, उनका रोल बड़ा अजीब मुझे नजर आता है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, और उन्होंने कहते हैं जी कि वहां पे बगावत कर दी। वो गिलगित स्काउट्स के एक वो थे, ओहदेदार थे, और महाराजा का जो वहां नुमाइंदा था ब्रिगेडियर घनसारा सिंह, उसको कहते हैं जी गिरफ्तार कर लिया था। तो इन विच कैपेसिटी रियली ही डिड दिस ऑल दिस। और फिर वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको 1948 में अवार्ड दिया मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसको बाद में एक वो दिया सितारा इम्तियाज। और वो 1959 तक पाकिस्तान में रहा, 1984 में उसकी डेथ हुई। तो उसका क्या रोल था, मतलब हाउ डिड ही रिबेल अगेंस्ट महाराजाज गवर्नमेंट इन गिलगित। और वो कहते हैं जी उसने पाकिस्तान का हिस्सा बनाया इसको। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो वाज इट पार्टी, उसको जो अवार्ड दिया गया। इस पे जरा रोशनी डालिए, क्या था ये रौला, क्या था? चोर साहब तुसी मतलब आपको इतनी इंटरव्यू करने की आदत पड़ी है कि जिधर आप इंटरव्यू देने जाते हैं उधर जाके भी आप सवाल कर देते हैं। मतलब आपको इंटरव्यू देने लेने की इतनी आदत है कि मतलब ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ उल्टा 5 मिनट ਦੀ तशरीह करके दसो ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, जरा ਮੈਨੂੰ समझाओ। चौर साहब आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन से हम एनालिसिस लेना चाहते हैं, आप उल्टा सवाल कर देते हैं। मुझे लग रहा है कि इस वक्त दुनियाए मीडिया के अंदर आप सहाफत के या इंटरव्यू के रूल्स को रीराइट कर रहे हैं कि जो गेस्ट है वो भी सवाल कर देगा अगले बंदे ने। जब आपके पास टाइम आता है आप पूरे जितने मर्जी सवाल करें उस चीज के ऊपर, मतलब ये अच्छा चीमा साहब मेरा ख्याल है तमाम इंटरव्यूज में तमाम आप जवाब नहीं देते। मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन लें कि मेरे ख्याल तमाम इंटरव्यूज में क्वेश्चन आंसर होते हैं। बाज़ इंटरव्यूई जो है वो भी सवाल कर लेता है, इंटरव्यूअर भी सवाल करता है।
चौर तो साहब, ताकि क्लैरिटी क्लैरिटी आए ना। मेरी आप बात माशाल्लाह सुनिए। इतने नॉलेजेबल मैं आदमी हैं, और मैं इतने अरसे से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू करूं, मैं तो चौर साहब, आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, तो अब मैंने कहा चले अभी इसी मौके से फायदा उठा लेते हैं। अगर तो और आप आपने मेरा इंटरव्यू नहीं करना तो अभी सवाल कर लें, मैं आपको इजाजत देता हूं। अगर तो आपने कल परसों मेरा इंटरव्यू नहीं करना तो मुझसे अभी सवाल कर लें, और अगर नहीं, अच्छी करना बात है। है, सुने तो सही ना, अगर करना हाँ, है तो इस सवाल को पोस्टपोन कर लें, मर्जी आपकी है। लेकिन चौर साहब, मैं आपको एक और चीज भी बताऊं। दरअसल ये यू नो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लिविंग इन पास्ट जो है ना, वो बहुत ज्यादा है। आप समझते हैं कि आप क्योंकि सारा टाइम पसंद करते हैं कि माजी में रहना। हम कहते हैं सवेरे की होना है, परसों की होना है, कल क्या होना है। दुनिया इतनी फ्लूड है। आप 1947 48 49 50 51 52 53 तू बाहर ही नहीं तुसी होंदे। बहरहाल, मूविंग ऑन चौर साहब, मुझे मैंने तो चाहता था कि गिलगित पे हमें हमें इंडियन पोजीशन जो है हम उसको कंडेम करें कि उनका क्या हक है पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में बात करना। मैं चौर साहब आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप मैं भूल जाऊंगा। परसों मैं वॉशिंगटन डीसी में एक थिंक टैंक में गया। वहां पे एक डिस्कशन हुई जहां पे लिजा कर्टिस और सुमित गंगोली और एक और भी शख्स आए हुए थे वहां पे, और बड़ा जबरदस्त ओपन डिस्कशन थी वो। मैं वहां पे गया। वहां पे कौन सा थिंक टैंक है ये चीमा साहब? हूवर हूवर इंस्टीट्यूट, हूवर ओके। इंस्टीट्यूट है। तो ठीक। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, मतलब अच्छा है, पब्लिक उन्होंने वो किया सारा। अच्छा, इंटरेस्टिंग इसमें चीज ये है कि जो जो मैंने चीज देखी और समझी वहां पे, वो ये है कि कहीं ना कहीं पे कहीं ना कहीं पे लोगों ने सवाल किए। जो एक सवाल जो था ना, वहां पे वो पैनल इंतहाई बायस्ड था, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वो सारा वन साइडेड बात कर रहे थे। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, दैट्स द चॉइस, बिकॉज इट इज फंडेड बाय आई थिंक द इंडियन गवर्नमेंट और वॉट एवर। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात थी, वहां पे एक बंदे ने सवाल किया। सवाल उसने ये किया, उसने कहा भाई ये बताओ कि हर रोज इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर ही प्रोटेस्ट होते हैं कि हम इंडिया से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान का जो कश्मीर है वो तो नहीं चाहते रोजाना कोई आर्म्ड स्ट्रगल पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं कर रहे कि हमें आज़ादी चाहिए। इस सवाल का भी जवाब दें। तो वहां पे किसी के पास कोई सवाल का जवाब नहीं था। बहरहाल, मैं इस सवाल को अपने दोस्तों पे जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए छोड़ देता हूँ। मेरा नहीं ख्याल आप इसको एड्रेस कर पाएंगे। शायद उसकी सो मेनी रीजंस हो सकती हैं। लेकिन चौर साहब, मूविंग ऑन, मैंने आपको एक और टॉपिक भी भेजा था, और वो था कि जो पुतिन है, उनसे सवाल किया गया कि भाई पाकिस्तान जो है वो तो चाइना की वैसल स्टेट है। और आपको पता है इस तरह के सवाल अक्सर हमारे जो दोस्त दिल्ली के अंदर हैं, वो पाकिस्तान, वो इंडिया दुनिया के बेशक चंद परले कोने च भी पहुंच जाए ना, गल ना पाकिस्तान दी करनी है। ये आई लव देम फॉर दिस। क्यों भला? वो हमें हाईलाइट करते रहते हैं। और अगू फिर वो मुल्क जो सदर वजीर आजम होंगे वो पाकिस्तान की तारीफ कर दे, उन्होंने फिर मुश्किल पै जाती है। वो पुतिन साहब ने कहा कि उसको पुतिन से सवाल किया, उन्हें क्या ए दस कि पाकिस्तान जो है ना वो तो इंडिया की चाइना की वो अंडर कंट्रोल है, वैसल स्टेट है। उसने कहा मैं नहीं समझता ये। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है और वो बड़े मुल्कों से इंगेज करता है। तो आपकी ये जो व्यू है, ये मैं इसको नहीं मानता। तो सब क्यों फ्रेम किया जाता है पाकिस्तान को कि हम चाइना की वैसल हैं या चाइना की जो है वो क्या उसे बोलते हैं, अंडर कंट्रोल हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट जोसेफ? चीमा साहब, मेरा ख्याल है इस तरह की जो लैंग्वेज है ये दोनों मुल्क एक दूसरे के बारे में इस्तेमाल करते हैं। हम कितने अरसे पहले जो है ये कहते थे कि वो सोवियत यूनियन की जेब में है इंडिया जो है। तो मेरे ख्याल में कोई मुल्क भी कंप्लीटली किस दूसरे के कंट्रोल में नहीं होता। हमारे यहाँ देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान में अमेरिका की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, या माजी में ये कहते थे। और बड़े बड़े सीनियर पॉलिटिशियन भी इस तरह की बात कर जाते थे। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि भाई इट इज नॉट सो सिंपल, दिस वर्ल्ड इज टू कॉम्प्लेक्स कि जी बस पत्ता नहीं हिलता और अमेरिका की मर्जी से ही सब कुछ होता है, या अब चाइना की मर्जी से सब कुछ होता है। तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स कि अगर अमेरिका की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता तो पाकिस्तान न्यूक्लियर केपेबल स्टेट कैसे बन गया, इसने न्यूक्लियर टेस्ट कैसे कर लिए। और देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स कि पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ गया, डिफाई किया अमेरिका को। कितना अरसा आपको पता है नेटो का जो रास्ता है
अफगानिस्तान में जो जाता था सप्लाई रूट, वो कितना अरसा बंद रहा पाकिस्तान की तरफ से। सो फिर अमेरिका ये चाहता था कि हम ट्रूप्स भेजें, इराक भेजें, वो हमने नहीं भेजे। सो ये जो है ना, मेरे ख्याल में इट्स एन ओवर सिंप्लीफिकेशन कि इंडिया जो है कभी वेसल स्टेट था सोवियत यूनियन की, फिर बाद में हमने कहना शुरू कर दिया जी वो तो इंडिया को यूज कर रहा है अमेरिका चाइना के खिलाफ। तो मेरा नहीं ख्याल कि वी शुड गो फॉर दी सिंपलिस्टिक स्लोगन्स, इस तरह की जो सिंपलिस्टिक जो बातें हैं कि जी वो वेसल स्टेट हैं, ये क्या है। सो दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग्स। नहीं नहीं, वो हमारे वो इंडियन मीडिया को बड़ी आदत है, वो इस चीज पे वो करते रहते हैं, जिधर जाते हैं वो ट्रम्प से भी सवाल करेंगे, उससे भी, इससे भी, हर एक मुल्क से वो सवाल करते रहते हैं। तो हमें तो कोई मसला नहीं है, वो करते रहे, हमें तो अच्छा लगता है। हम ज्यादा हाईलाइट होते हैं चौर साहब, मतलब चौर साहब बड़ी बात होती है हाईलाइट होना और वो करना। तो आप तो इसको बहुत ज्यादा, आई एम श्योर, जो है वो देखते हैं, आप इसको फॉलो करते हैं, आपको तो इस चीज़ की बहुत अच्छे से समझ है। चौर साहब, कल अगर आपने देखा हो तो इस्लामाबाद के अंदर एक गैदरिंग हुई जहाँ पे मैं देख रहा था कि अमेरिका की जो चार्ज डे अफेयर हैं, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी की। उन्होंने कहा जी, ए स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इज गुड फॉर अमेरिका एंड ए स्ट्रॉन्ग अमेरिका इज गुड फॉर पाकिस्तान। हमारे दोस्त इंडिया में बड़े खुश नाराज हैं, क्या स्ट्रॉन्ग इंडिया पाकिस्तान इज गुड फॉर अमेरिका, ये क्यों कह रहे हैं? इट मीन्स कि अमेरिकन पाकिस्तान को मजीद असला देंगे और हमारे खिलाफ खड़ा करते हैं, ये क्यों ऐसे हमारे दोस्त भारत में सोचते हैं? इंडिया और अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तकरीबन 200 अरब डॉलर की ट्रेड है, इंडिया ने 20 अरब डॉलर का असला अमेरिका से खरीदा है, इतना अच्छा ताल्लुकात है, इनसिक्योर क्यों हो जाते हैं? फौरन इस वक्त तमाम इंडिया एक ही बात कर रहा है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की चार्ज डे फिर नैटली बेकर ने बात की है कि स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इज गुड फॉर अमेरिका, तो ये दिस इज अगेंस्ट इंडिया, वो फौरन उसको ले जाते हैं। आप इसको कैसे रीड करेंगे? आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, एक कमेंटेटर हैं, एनालिस्ट हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ? चीमा साहब, इस तरह की जो है मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक नाइसिटीज तो तमाम मुल्क ही तकरीबन करते हैं। इवन इंडिया के भी बहुत से लीडर्स हैं ऐसे जिन्होंने ये कहा कि स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट। वाजपेयी साहब ने इस तरह की बात की, उससे पहले पंडित नेहरू ने इस तरह की बात की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको यू शुड रीड टू मच इनटू दिस। तो अमेरिका की अगर शारजेह अफेयर ने ये कह दिया तो नथिंग नथिंग ग्रेट, इट्स नॉट अर्थ शेकिंग स्टेटमेंट रियली। तो हमारे यहाँ तो एंटी अमेरिकन जो सेंटिमेंट है उसको मुझे समझ नहीं आती कि क्या वो इसको कैसे लेते हैं। मतलब जमात इस्लामी वाले वो कहते हैं जी कि अमेरिका सबसे बड़ी टेररिस्ट स्टेट है दुनिया में और ये इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है। इसराइल भी टेररिस्ट है, अमेरिका भी टेररिस्ट है। इवन हमारे बड़े सीनियर लोगों ने, मिलिट्री के लोगों ने इस तरह के बयान दिए हुए हैं। जावेद नासिर साहब थे जो लेफ्टिनेंट जनरल, उनके बयान इस तरह के मैंने देखे हैं कि जी असल दुश्मन जो है ना हमारा वो अमेरिका है। तो मुझे नहीं समझ आती कि क्या पाकिस्तान में इस पे कंसेंसस है कि वाकई पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के दोस्त हैं, नहीं हैं। हमें तो कुरान की आयत का भी लोग रेफरेंस देते हैं कि जो कुरान ने मना किया है कि यहूद नसारा के साथ दोस्ती मत करो, क्रिश्चियंस एंड जूस उनके साथ आपकी दोस्ती नहीं हो सकती, दिस इज अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। तो हमें मेरा ख्याल है इस पे कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, जमात इस्लामी के लीडर्स हैं, बाकी हैं, कि क्या वो वाकई सब जो हैं दोस्ती चाहते हैं अमेरिका के साथ, या वो समझते हैं कि अमेरिका तो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो हमें तबाह करना चाहता है। इस तरह के बयान पाकिस्तान के अखबारों में पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस देते रहते हैं। तो ये मेरा ख्याल हमें इस पे क्लैरिटी होनी चाहिए कुछ कि हमारी ओपिनियन है क्या, कंसेंसस क्या है हमारा अमेरिका के हवाले से। डू वी रियली थिंक अमेरिका इज अ पावर फॉर गुड और इज इट अमेरिका ए पावर फॉर इवल? चौर साहब आप बताएं क्या है? नहीं, मतलब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी स्टेट को ये फैसला करना चाहिए ना कि अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका एक अच्छा मुल्क है, उसके साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, तो फिर जो बाकी जो अपोनेंट हैं अमेरिका के, एंटी अमेरिकनिज्म के जो चैंपियंस हैं, उनको बिठाना चाहिए एक टेबल पे, उनको समझाएं कि भाई इस तरह के बयान आप ना दिया करें, ये हमारे लिए एम्बेरसिंग होते हैं। फिर मीडिया उनको कोट करता है, तो एक क्लैरिटी लाइए। और अमेरिका अच्छा मुल्क है, हमारी हेल्प की है नहीं, चौर उसने। साहब एक रिटायर्ड जनरल जो मर्जी कोड करता रहे, हर बंदे को हक है यार। एक पॉलिटिशियन जो मर्जी कोड करता रहे, मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है? इतना बड़ा मुल्क, 250 मिलियन का मुल्क जो है,
आपको लगता है कि उसको बॉदर होना चाहिए कि एक रिटायर्ड जनरल जिसने रिटायर होके 15 साल हो गए हैं, फौज छोड़ी है, वो एक है अमेरिका हमारा दुश्मन है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार? वो जो मर्ज़ी कहता रहे। द क्वेश्चन रिमेन्स कि व्हाट इज़ बीइंग सेड बाय द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है? अमेरिका के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के बारे में पता नहीं क्या-क्या कहते रहते हैं, तो इससे क्या अमेरिका की पॉलिसी पाकिस्तान के बारे में चेंज हो जाएगी? या पाकिस्तान की पॉलिसी एक रिटायर्ड जनरल के व्यू से हमें एक्सप्लेन करनी चाहिए? चीमा साहब, बात ये है कि देखिए, जो रिटायर्ड बंदा है ना, वो अचानक व्यू नहीं उसका बदल जाता, उसका वर्ल्ड व्यू कि जी मैं रिटायर हो गया, 2 दिन पहले मैं सर्विस में था तो मैं समझता था कि अमेरिका बहुत अच्छा मुल्क है। अब चूंकि मैं उससे पीछे हट गया हूं, मैं रिटायर हो गया हूं, तो अब मैं कहता हूं कि अमेरिका से बुरा तो मुल्क ही कोई नहीं, इट इज एन ईवल कंट्री और हमें तबाह करना चाहता है। तो इट इज नॉट सो सिंपल। इसी तरह से हमारे एक और थे, वो आईएसआई के सरबराह भी रहे, हमीद गुल साहब, उनके बयान आप देख लीजिए, आज भी लोग समझते हैं जी वो तो हमारा हीरो था और वो बहुत सच बोलता था, जो बात करता था खरी करता था। उनकी ओपिनियन देख लीजिए क्या है अमेरिका के बारे में। तो सर, ये नहीं है कि रिटायर्ड बंदे की कोई वैल्यू ही नहीं होती। वो कहते हैं जी जब तक ये सर्विस में थे इनके यही व्यूज थे, लेकिन वो उसको ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। अब वो ओपनली एक्सप्रेस कर रहे हैं, देखिए कौम की चर्चा में रहनुमाई कर रहे हैं, कौम की रहनुमाई कर रहे हैं ना वो। नहीं, 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 चर्चा में एक बात बताएँ, अगर एक बंदा फ्रीडम से बोल रहा है, तो आपको नहीं लगता देखिए 2 चीज़ें हैं, बात बड़ी सिंपल सी है। एक बंदे ने अगर कोई चीज़ बोली है तो दैट डज़ नॉट अमाउंट टू द पॉलिसी ऑफ द मिलिट्री। और दूसरी बात, अगर आप सर्विस में भी मौजूद हैं और आपका एक व्यू है, तो ज़रूरी नहीं वो व्यू जो है वो मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट हो। वो व्यू तो व्यू है ना। और अगर वो बोल दिया है तो उसको एप्रिशिएट करें कि भाई एट लीस्ट वो बोला है। अगर वो नहीं बोलेगा तो आप कहेंगे ये बोलते कुछ नहीं, हमें पता ही नहीं चलता। अगर वो बोलते हैं तो आप कहते हैं कि ये असल में तो ऐसे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आई ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਾਤ ਕਰ ਦੇ तो कहते लो हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ अंदर और कर दो अगर ना बोले तो कहेंगे दरअसल हमें तो पता ही नहीं चल रहा यहाँ पे हो क्या रहा है एक बंदे की जो ओपिनियन है उसको उस बंदे की ओपिनियन ही तस्वर किया जाना चाहिए ना कि ये कहा जाना चाहिए जिस अंदाज से हम बात कर रहे हैं बहरहाल ये आपकी सारी बात है ये आगे एनालिस्ट की मर्जी होती है वो चौर साहब इसको कैसे एनालाइज करते हैं बिकॉज आपका एक ख़ास किस्म का पर्सपेक्टिव है एंड यू आर एंटाइटल्ड टू दैट पर्सपेक्टिव मैं तो हमेशा इसको बहुत एप्रिशिएट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये इसको वैल्यू वर्थ देनी चाहिए लेकिन ज़ाहिर बात है यू नो इट्स अ क्वेश्चन जिसको देखने की ज़रूरत है एनी हाउ थैंक यू वेरी मच और साहब अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं मैं प्लीज हाँ चीमा साहब, बात ये है, देखिए ये जो है ना रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और रिटायर्ड एम्बेसडर फॉरेन सेक्रेटरीज भी इसी तरह की बातें करते हैं कि अमेरिका ने हमें यूज किया, अमेरिका ने हमें ये किया, अमेरिका ने हमें ये किया, दगा दिया, धोखा दिया। तो इनको देखिए, वर्ड्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस, और ये नहीं होता कि इतना सीनियर बंदा रिटायर हो जाए तो उसके लफ्जों की कोई अहमियत नहीं रहती। उनके लफ्जों को लोग अहमियत देते हैं कि यार इस बंदे का इतना तजुर्बा है और उसके बाद जो है ये कौम की रहनुमाई कर रहा है, कौम को सीधा रास्ता बता रहा है और हमारी जो गलतियां हैं उनको पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये मेरा ख्याल है उनकी उनकी अहमियत रहती है। अगर वो उनका कंसेंसस है रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स का, रिटायर्ड एम्बेसडर्स का, फॉरेन सेक्रेटरीज का, रिटायर्ड प्रोफेसर्स का कि अमेरिका इज 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 नॉट अवर फ्रेंड, तो फिर आपको उसको अहमियत देनी चाहिए। फॉरेन सर्विस का अगर एक स्पोक्समैन बयान देता है उसको लोग कह देते हो फॉरेन सर्विस का बाबू है जी, वो तो उसको तो सरकार जो कहती है वो बयान दे देता है। उनको क्या पता असल हकीकत का क्या है, वो तो असल हकीकत बोल नहीं सकते। रिटायरमेंट के बाद हो सकता है ये भी सच बोलना शुरू कर दे। तो ये जो चीजें हैं मेरा ख्याल है इसको सीरियसली लेना चाहिए कि पाकिस्तान में एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट मौजूद है और बड़ा स्ट्रांग है वो। उस पर मेरा ख्याल है बात होनी चाहिए, खुल के होनी चाहिए। दूसरा, आपने वो थिंक टैंक के हवाले से बात की कि वहां पे जो लोग थे उन्होंने बायस्ड व्यू दिया। तो चीमा साहब, हर बंदा ही बायस्ड होता है। हो सकता है मैं आपको बायस लग रहा हूं, मुझे आप बायस लग रहे हो, सो देर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। एवरीबडी इज बायस टू वेरियंग डिग्रीज। लेकिन देखना ये होता है कि आप कितना सोफिस्टिकेटेड तरीके से, कितना वेल आर्ग्यूड आपका केस है, कितना सोफिस्टिकेटेड तरीके से आप अपना केस रख रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से आप बहस करते हैं, कितने अच्छे आपके दलाइल हैं। तो बायस कह देना मेरा ख्याल है इट शुड नॉट बी अ डिसमिसिव वे। ठीक है जी, वो बायस्ड है भाई, यू आर ऑल्सो बायस्ड, आई एम ऑल्सो बायस्ड। तो मेरा ख्याल है एवरीबडी इज बायस, नोबडी इज कंप्लीटली फ्री ऑफ बायसेस।
I think you would agree with that. आपका माइक जो है बंद है। चौर साहब मैं डिसएग्री करके जाना किथे मैं जनाब तो डिसएग्री कर सकना। चीमा साहब यू हैव एवरी राइट टू डिसएग्री। चौर वो साहब कहते हैं कि we should learn the art of disagreeing without being disagreeable. That is the secret. कि हम डिसएग्री करें मुहज़्ज़ब तरीके से, सिविलाइज तरीके से, there is nothing wrong with that. That is the spirit of democracy. चौर साहब आप बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं, ठीक है जी, और बड़े अच्छे हैं, और थैंक यू। आप जो है ना वो थैंक यू वेरी मच। आपसे हमेशा बात करके मज़ा आता है। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। The pleasure is all mine, चीमा साहब। All the best.